हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं, जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है 2022-23 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स आप लोगों के लिए बना दिए हैं, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन नोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको सारे के सारे चैप्टर्स कवर होंगे इन नोट्स के अंदर। टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, अननेसेसरी कोई भी चीज नहीं है, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ये शॉर्ट नोट्स हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, क्विक रीजन में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये। आपको अलग से कोई किताब से पढ़ने की जरूरत, कोई बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली, पीडीएफ फॉर्म में कन्वीनियंटली आपको मिल जाएंगे। कहीं पे भी आप लोग इन्हें पढ़ सकते हो। शॉर्ट नोट्स है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी पढ़ सकते हो, घर पे हो तो भी पढ़ सकते हो, कहीं भी आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स हैं, ये शॉर्ट में है, ऐसा नहीं है कि लेंदी है बहुत ज्यादा। हर एक चीज टू द पॉइंट एक्सप्लेन करी गई है। पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में दे रहा हूं मैं आप लोगों को ये। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। सोचो, एक पिज्जा के प्राइस में मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आपका जो इकोनॉमिक्स का स्कोर है क्लास 12th में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको स्कोर करना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 99 रुपीज में। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं। 8700772320 पे मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। देखो, जो आपका पहला चैप्टर है यानी कि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत इजी सा लगता है बच्चों को, लेकिन बच्चे पढ़ के नहीं जाते और एग्जामिनर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बेसिकली एग्रीगेट्स के ऊपर बात होती है, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं हम लोगों ने इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड पढ़ते थे, इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ते थे। यहाँ पे पूरे देश की डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के दो दो एग्जांपल्स दे दो। काफी सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हो, आंसर्स नहीं देते। आज मैं आप लोगों के लिए आंसर्स भी लेके आऊँ साथ में, ठीक है। स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है, और दोनों के दो दो एग्जांपल्स देने हैं। मैंने यहाँ पे देखो स्टॉक और फ्लो दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया है, आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कॉमेंट करके बता देना। बहुत कन्वीनियंट वे में यहाँ पे आंसर दे दिया है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम चैप्टर से, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों को, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट होता है। रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड कर दिया कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं, जैसे कि देखो, इंटरमीडिएट गुड्स को लेने का दो पर्पस होते हैं, फाइनल गुड्स को लेने के भी दो पर्पस होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स या तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ली जाते हैं या रीसेल के लिए लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। फर्दर प्रोसेस करते हैं इन गुड्स को, या फिर इन गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, रीसेल करते हैं। फाइनल गुड्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली यही होता है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हो आप, या फिर कंजम्पशन पर्पस के लिए लेते हो। ब्रेड ली, बटर ली, वो फाइनल गुड्स हैं। आपने कंप्यूटर लिया अपने बिजनेस के लिए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी इन द सेंस, तो वो भी फाइनल गुड्स है। अगर आपने कोई चीज़ जैसे हलवाई ने आलू लिए हैं समोसा बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है बच्चों, समझ गए। इस तरीके से होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, दोनों का डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया गया है। आप लोग एक बार इसको पढ़ना, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ आर द फॉलोइंग ट्रीटेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, receipts from the sale of land or profit earned by the branch of an Indian bank in France। ठीक है बच्चों, ये दोनों का मैंने आपको नीचे आंसर दे दिया है। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे इस पे से क्वेश्चंस आते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों, मनी सप्लाई का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी मनी घूम रही है हमारी कंट्री में, ऐसे कह सकते हो आप लोग।
in layman's language. The total stock of money in circulation among the public at a particular point of time is called money supply. जैसे मैं बोलूँ कि आज की डेट में कितना पैसा घूम रहा है हमारे इंडिया में, तो मनी सप्लाई हो जाएगा इंडिया का। मनी सप्लाई में क्या क्या आता है? करेंसी नोट्स आते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, अदर डिपॉजिट्स आते हैं, टोटल डिपॉजिट्स आते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में रखे हैं आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार एग्जाम में आया, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है कि वो बैंकर्स बैंक होता है, सारे बैंक्स को रेगुलराइज करता है, ये उनको रेगुलेट करता है ये आरबीआई। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या फंक्शन होता है, क्यों आरबीआई मैनेज करता है सारे बैंक्स को। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके बता देना, इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसको क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हो या मनी क्रिएशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से पैसा कमाता है। देखो बेसिकली क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, जो आप लोग अपना पैसा कमर्शियल बैंक पे रखते हो, पीएनबी में रखते हो, एसबीआई में रखते हो, एचडीएफसी बैंक में रखते हो, उन डिपॉजिट्स को वो आगे लोन पे देके इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, उन पैसों को लोन पे देके इंटरेस्ट कमाता है और वही इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आपको दे देता है, बाकी अपने पास प्रॉफिट के रूप में रख लेता है। ये पर्टिकुलर बैंक का अर्निंग सोर्स होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने समझा दिया आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं इंडिविजुअली भी इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं मनी क्रिएशन पे एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी एंड बैंकिंग से ही, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। बैंक ऑफ इशू फंक्शन का मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है, 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक का नोट जो है वो आरबीआई इशू करता है। ठीक है बच्चों, जो 1 रुपए का नोट है और जो सिक्के हैं वो कौन मिंट करता है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सेंट्रल बैंक कॉइन्स को मिंट नहीं करती है, ना 1 रुपी नोट सेंट्रल बैंक इशू करती है। तो आपको बताना है कौन इशू करता है, कौन सी इशूइंग अथॉरिटी है जो कि सिक्के यानी कि सारे कॉइन्स प्लस 1 रुपी नोट को इशू करती है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ जिन बच्चों को इसका आंसर पता है। नहीं पता तो भी कमेंट कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड स्टेट्स इट कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरी कंट्री की डिमांड, इन शॉर्ट। बाकी इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर से ही है ये दोनों क्वेश्चंस। स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, एक्स एंड सेविंग्स, फुल इन एम्प्लॉयमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एक्स एंड इन सेविंग्स का मतलब होता है प्लान्ड सेविंग्स। क्या होता है बच्चों, प्लान्ड सेविंग, जो कंट्री में पहले से प्लान्ड होता है कि कितने हमें सेविंग करनी है इस साल, उसको बोलते हैं एक्स एंड सेविंग्स। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उतने बंदे एम्प्लॉयड हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इनकम जीरो है तब भी बंदा अगर कंज्यूम करता है तो उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। बाकी नीचे आंसर लिख दिया है। ठीक है, ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या फर्क होता है। एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है पूरे देश की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब होता है पूरे देश की सप्लाई। जैसे 11th में हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दिया है, डाउट आता है कॉमेंट करके जरूर बताना। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और क्या रोल है सीआरआर का इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव करने में। इन्फ्लेशनरी गैप तब क्रिएट होता है जब डिमांड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो गैप आ जाता है। देखो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, नो डाउट। प्राइस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन आना, मार्केट में महंगाई बढ़ना, और जो गैप क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है बच्चों, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं उसको। सीआरआर का मतलब क्या होता है, सीआरआर का मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, अगर महंगाई बढ़ चुकी है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक सीआरआर को बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक सीआरआर को बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक्स का पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाए और कमर्शियल बैंक लोन में और पैसा ना दे पब्लिक को। वैसे ही पब्लिक का बहुत पैसा हो रखा है, बहुत डिमांड बढ़ी हुई है और डिमांड नहीं बढ़ानी है, तो सीआरआर को घटा देगा, सॉरी बढ़ा देगा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट आता है डेफिशिएंट डिमांड। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड और एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट इन रिमूविंग इट। इसके ऊपर मैंने बच्चों एसएलआर का भी लिख दिया है कि एसएलआर से कैसे इन्फ्लेशनरी गैप को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे सीआरआर को बढ़ाया था वैसे ही एसएलआर को बढ़ाना है। एसएलआर का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, वो भी इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो पब्लिक को पैसा ना दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और बैंक रेट से कैसे इसको रिमूव करते हैं। तो बैंक रेट का मतलब बच्चों रेपो रेट ही होता है, यानी जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द concept of excess demand in macroeconomics. Also explain the role of open market operation in correcting it. excess demand क्या होती है अभी बताया आप लोगों को। जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे सही हो सकता है ये मैंने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो बच्चों चैप्टर है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है बच्चों जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली कलेक्ट कर लेती है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्टली कलेक्ट करती है, लाइक जीएसटी। ठीक है, बाकी मैंने डिफरेंसेस यहाँ लिख दिए, आप लोगों को पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना होता है। गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे कोई असेट ना बने, कोई लायबिलिटी ना कम हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिससे कोई असेट बने या लायबिलिटी कम हो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी डिफरेंसेस यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो बच्चों जो मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया था जो 99 रुपीज़ में मिल रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। आप लोग उनको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोर है उससे डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ठीक है। 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन हाउ टैक्सेस एंड सब्सिडीज कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक साल में गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, कितना रिसीट्स होंगे गवर्नमेंट के, कितने पैसे आएंगे उसके पास, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं। टैक्सेस और सब्सिडीज से क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिसोर्स, जैसे अमीर से ज्यादा टैक्स ले लो, गरीब को सब्सिडी दे दो ताकि रिसोर्सेज इक्वली बटे सब में, तो उसी को बोलते हैं ये कैसे एलोकेट करना है रिसोर्सेज को। यहाँ पे नीचे लिख दिया पूरा का पूरा एक्सप्लेनेटरी आंसर। इसको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज। स्टेट टू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की हमें सप्लाई क्यों करनी होती है और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। कि बाहर के लोगों को हमारी करेंसी की नीड क्यों पड़ती है और हमें बाहर के लोगों की करेंसी की नीड क्यों पड़ती है, दोनों चीजें यहाँ पे, डिमांड भी है सप्लाई भी। एक बार इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत अगर लगेगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई इशू आ रहा हो उस क्वेश्चन में तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। जो गवर्नमेंट खुद से फिक्स करती है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है और जो मार्केट से रेट निकलता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया है, कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके बता देना मुझे। 22nd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन देता है एग्जाम में वो। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इसको पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, कुछ नहीं, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हमारे रेसिडेंशियल्स और नॉन रेसिडेंट्स ने कितना खर्चा किया है, कितने पैसे कमाए, वो सब इसमें लिखा होता है। 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या आता है बीओपी में आपको बताना है। इन्वेस्टमेंट्स हो गई, बोरोविंग्स हो गई, फॉरेन एक्सचेंज इसके अंदर ही कवर हो गया, रिजर्व्स होते हैं वैसे ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इन्वेस्टमेंट करते हो, उधार लेते हो या फॉरेक्स करते हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करते हो, तो वो कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के बीओपी में। करंट अकाउंट जो यूजुअली होते रहते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इसके अंदर कवर होते हैं करंट अकाउंट में, बीओपी में। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। साथ में आप लोग फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं वो ले सकते हो। 99 रुपीज़ में लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है ये अभी, आपको पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।